नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार के चुनावी रण में 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है। उससे पहले अंतिम दिन सभी पार्टियों के दांवपेच जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। उन्होंने छपरा में अपनी रैली के जरिए एक बार फिर से जंगल राज के आरोप लगाते हुए तेजस्वी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने पुलवामा पर विपक्ष के सवाल को लेकर भी हमला बोला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भिखारी ठाकुर और गोरखनाथ के भूमि भोजपुरिया माटी पर हम रउआ लोगन के नमन करता ने। भोजपुरी इलाके में मोदी का अनूठा अंदाज दिखा। ठेठ भोजपुरी जुबान बोलते हुए प्रधानमंत्री ने वोट मांगे तो विपक्ष पर करारा वार भी किया। छपरा में पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली हुई। शंखनाद के साथ मंच संभालते ही प्रधानमंत्री ने अपना इरादा जता दिया। निशाने पर बिहार के 15 साल पहले का जंगल राज था। बिना नाम लिए ही पीएम मोदी ने तेजस्वी और राहुल पर जबरदस्त सियासी वार किए। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। समर्थकों की भारी भीड़ की मौजूदगी में पीएम मोदी ने गुजरे दौर की याद दिलाई कि कैसे अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना। तो ताबड़तोड़ रैलियों के इसी सिलसिले में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं बगहा। 2.5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 200 करोड़ रुपए जमा किए गए। यानी करीब हर गरीब परिवार तक सरकार पहुंची, सरकार की सुविधा पहुंची। इसमें भी वंचित और आदिवासी परिवारों को सबसे अधिक सुविधाएं नीतीश जी के नेतृत्व में बीते सालों में मिली। साथियों, चंपारण का, बिहार का ये हिस्सा थारू जनजाति के साथियों के तप, त्याग और तपस्या का प्रतीक। थारू जनजाति की पीढ़ियों ने भाजपा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। थारू समुदाय की पीढ़ियों ने जनजाति का दर्जा पाने के लिए लंबा इंतजार किया। दशकों तक देश में जिनकी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी इस तरफ थारू समाज की तरफ गंभीरता से ध्यान ही नहीं दिया। कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जिसमें नीतीश जी भी मंत्री थे। ये अटल बिहारी जी वाजपेयी की सरकार ही थी जिसने थारू समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया। भाई और बहनों, जनजातीय समाज को अधिक से अधिक अवसर मिले, अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, ये भाजपा की एनडीए की प्रतिबद्धता है। बीते सालों में
जनजातीय समाज की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक सारे काम किए गए। आदिवासी युवाओं की शिक्षा और कौशल को निखारने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का नेटवर्क पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है। आदिवासी नायकों के सम्मान के लिए 1857 के स्वतंत्र संग्राम से लेकर बिरसा मुंडा जैसे लक्षावधि लोगों ने मातृभूमि की आजादी के लिए कष्ट झेले, तप किया। इन सबको देश की भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए ऐसे मेरे आदिवासी स्वातंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए म्यूजियम से लेकर हर प्रकार के प्रयोगों का, हर प्रकार के प्रयासों का एक सिलसिला चल रहा है। हमारी कोशिश है कि यहां की थारू जनजाति, उरांव जनजाति और देश की हर वनवासी भाई बहन समृद्धि और सम्मान से अपना जीवन यापन करें। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के साथ ही यहां इस क्षेत्र में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं। सरकार इनके विकास के लिए भी निरंतर काम कर रही है। इससे यहां के स्थानीय युवाओं के लिए, थारू जनजाति के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बने। भाइयों बहनों, जनजातीय समाज देश की सुरक्षा, समृद्धि और संस्कारों के संरक्षक रहे। ये चंपा अरण्य तो रामायण काल से ही इसका जीता जागता साक्षी रहा। जनजातीय समाज ने हर कदम पर प्रभु राम का, माता सीता का साथ दिया। इसलिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का इंतजार भी हमारे वनवासी साथी पीढ़ियों से कर रहे थे। आज पूरे देश के सहयोग से, जन भागीदारी से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन इस समय भी आपको उन लोगों को नहीं भूलना है जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर रहे थे। राम मंदिर निर्माण में अड़चनें खड़ी कर रहे थे। साथियों, राजनीतिक स्वार्थ के लिए एनडीए के विरोध में खड़े लोगों के पास ना तो तथ्य है और ना ही उनके पास तर्क है। राष्ट्रहित और जनहित के लिए उठाए गए हर कदम का विरोध करना, हताशा, निराशा का वातावरण पैदा करना, नकारात्मकता, 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 यही इनकी रणनीति है। भय और भ्रम का माहौल समाज में फैलाने का ही काम इनके पास बच गया है। यही काम रह गया है। इन्होंने भ्रम फैलाया और कैसा कैसा झूठ बोलना और कैसा बड़ी भोले भाले चेहरे के साथ झूठ बोलना और बार बार जहां जाए वहां बोलते रहना। उन्होंने झूठ फैलाया कि एनडीए एससी एसटी आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मालूम है, यही एनडीए सरकार, यही मोदी की सरकार और यही पार्लियामेंट ने 10 साल के लिए आरक्षण को आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, कई दशकों से सामान्य वर्ग के लोग मांग करते थे कि भाई हम सामान्य वर्ग के लोग हैं लेकिन हमारे में भी गरीबी है, कोई तो हमारी तरफ देखो। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने सामान्य वर्ग की उपेक्षा की। हमने हिम्मत के साथ
सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% का आरक्षण दे दिया और इस देश पे कोई संघर्ष नहीं हुआ, कोई जहर नहीं फैला, कहीं जातिवाद की बलि कोई चढ़ा नहीं, सबको साथ लेकर के इतना बड़ा फैसला किया, सब समाज ने स्वीकार किया, क्योंकि हम एक ही मंत्र को लेकर के जीते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा गई, तब भी इन्होंने यही कहा कि कश्मीर में आग लग जाएगी, खून की नदियां बहेगी, भारत और कश्मीर का नाड़ का संबंध कट जाएगा, न जाने क्या क्या बोला। आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख शांति से विकास के नए पथ पर अग्रसर है। और इतना ही नहीं, आज जम्मू कश्मीर के लोग एक ही मांग करते हैं, हर नागरिक एक मांग करता है कि भ्रष्टाचार, आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में जो भ्रष्टाचार पनपा है, कुछ ही परिवारों ने जो अनाप शनाप गरीब के पेट से लूटा है, मोदी जी उनको कुछ करो, उनकी सजा करो। कश्मीर से एक ही आवाज उठ रही है, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाओ। और मैं कश्मीर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो मेरे पर विश्वास रखा है, मैं आपकी लूटी हुई पाई पाई लौटाने के लिए सारे कानूनी तरीकों का उपयोग करूंगा, आपको न्याय दिलाऊंगा। जब नागरिकता संशोधन कानून आया तो इन्होंने झूठ फैलाया कि बहुत सारे भारतीयों की नागरिकता चली जाएगी। अब 1 साल होने को है, लेकिन क्या किसी भी भारतीय नागरिक की नागरिकता गई है? साथियों, झूठ बोलकर, लोगों को डराकर ये लोग हमेशा अपने स्वार्थ की सिद्धि करते रहे हैं, आप लोगों का विश्वास तोड़ते रहे हैं। आज बिहार के सामने एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले किए। दूसरा है एनडीए, जिसने बिहार की सेवा के डबल इंजन की ताकत दी है। एक पक्ष है जंगल राज का, जिसने बिहार की सड़कों को खस्ता हाल बना दिया। दूसरा है एनडीए, जिसने नए हाईवे, रेलवे, वाटरवे और एयरपोर्ट बनाकर बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत की है। और ये कनेक्टिविटी सिर्फ दूरियों को दूर नहीं करती है, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य से भी जोड़ती है। पुलवामा आतंकवादी हमले में 44 जवानों की शहादत पर विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक हमले करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने तो पुलवामा हमले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान की मिली भगत तक बता दिया था, लेकिन पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। जब चोर ने ही अपनी चोरी मान ली है तो शक की गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती। पाकिस्तान ने अपने मुंह से पुलवामा का सच कबूल कर लिया, जिसने पीएम मोदी को पुलवामा के वीर शहीदों के साथ साथ विपक्ष की राजनीति की भी याद दिला दी। यहां जब मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था,
आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। पीएम मोदी का इशारा किन लोगों की तरफ था, ये कोई यक्ष प्रश्न नहीं है, लेकिन उनके निशाने पर सबसे आगे थी कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी। मोदी जी, हम आप जैसे नहीं हैं, हम आतंकवाद के सामने नहीं झुकते हैं। सीआरपीएफ के जवानों को जिसने शहीद किया उसको बीजेपी की सरकार ने वापस पाकिस्तान भेजा। पुलवामा हमले की पहली बरसी पर राहुल गांधी ने सरकार से 3 सवाल पूछे थे। पहला सवाल था पुलवामा हमले से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा हमला पुलवामा हमले की जांच का क्या नतीजा निकला। और तीसरा सवाल था बीजेपी सरकार में वो कौन है जिसे पुलवामा हमले के लिए सुरक्षा में चूक का जिम्मेदार माना जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने भी आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमरान खान के बीच मैच फिक्सिंग हुई थी, जिससे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। There is a match fixing between Mr. Narendra Modi and Imran Khan, or else this Pulwama incidents would not have taken place. The people who talk about the security of the nation, they can deduct 2 kgs of beef in Akhlaq's house, they can deduct 2 kgs of beef in Kerala guest house, and they can't detect 350 RDX on the national highway. It's a shame on them. इतने संगीन आरोप झेलने के बावजूद पीएम मोदी चुप रहे, लेकिन जब पाकिस्तान ने पुलवामा हमले में अपना गुनाह खुद कबूल कर लिया तो पीएम मोदी ने भी कांग्रेस को पुलवामा पर उनके गुनाहों का आईना दिखा दिया। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। और कांग्रेस ही क्यों, अरविंद केजरीवाल भी तो पुलवामा पर राजनीति करने से पीछे नहीं थे। अरविंद केजरीवाल ने भी एक विवादित ट्वीट करके कहा था कि पाकिस्तान और इमरान खान खुलकर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब ये स्पष्ट है कि मोदी जी ने कोई गुप्त समझौता किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हर कोई पूछ रहा है क्या लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी की मदद से पाकिस्तान ने 14 फरवरी को हमारे 40 बहादुर जवानों को मार दिया। कोई नहीं पूछ रहा था, बल्कि सियासत पूछवा रही थी, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या कोई और। लेकिन अब जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान ने सब कुछ सच सच बता दिया है। और जो लोग देशभक्ति के बजाय पार्टी हित के बारे में सोचकर पुलवामा हमले पर सियासी बाउंसर फेंक रहे थे, उन्हें पीएम मोदी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, देश की सुरक्षा के हित में हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का।